Hello everyone, welcome to my YouTube channel and as you know that we have started a series और जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि क्लास 10th हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं और इसके पहले वाली वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को देख लिया था और इसके पहले जो जस्ट हमारा पार्ट थर्ड था उसमें हमने एरिस्टोक्रेसी को देखा और मिडिल क्लास क्या था उसके बारे में देखा और उदारवादियों के बारे में हमने समझा कि उनका क्या विचार था, वो लोग क्या चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग पिछली वीडियो को जा कर के देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे रूढ़िवादियों के बारे में, उनका क्या विचार था और उनका शासन कैसा रहा, उनके क्या थॉट थे यूरोप में। तो आइए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है इसका हेडलाइन है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो 1815 के बाद एक नया जो रूढ़िवाद है वो स्टार्ट हो जाता है। दाईं तरफ आप देखेंगे कंजर्वेटिज्म क्या होता है, इसको समझाया गया है। तो इसमें बताया गया है अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, यानी एक राजनैतिक दर्शन है, एक राजनैतिक विचारधारा है दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, यानी जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उस पर ये जोर देता है। स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स, ठीक है, जो हमारे संस्थान हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज है पुराने, उन पर जोर देता है रूढ़िवादिता। एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, और जो रूढ़िवादिता है वो क्या करता है कि परिवर्तन को सपोर्ट तो करता है लेकिन इसका मानना होता है कि जो विकास है वो ग्रेजुअल होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका रूढ़िवादिता। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, तो जैसा हमने आपको बताया था कि 1815 में जो नेपोलियन होता है वो हार जाता है। तो 1815 में जब नेपोलियन हार जाता है तो क्या होता है कि यूरोपियन गवर्नमेंट्स वेर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी यूरोप में जो सरकार है वहाँ पर रूढ़िवादियों का शासन आ जाता है, उनका प्रभाव आ जाता है। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट, यानी कंजर्वेटिव रूढ़िवादियों का क्या मानना था, स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, यानी हमारे जो पुराने संस्थान हैं, जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं, पुराने संस्थान का मतलब जो इनके यहाँ पे चर्च वगैरह चलता था। आप जानते हैं कि फ्रांस का जो समाज था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था और पहले लेवल पर इनके यहाँ क्लर्जी लोग, पादरी लोग आते थे, ठीक है, चर्च का बोलबाला हुआ करता था। तो इनका वही मानना था कि हमारे जो परंपरागत संस्थान हैं, चर्च वगैरह हैं, आगे दिया गया है लाइक द मोनार्की, यानी इनके यहाँ पर जो रूढ़िवादिता राजतंत्र चलता था, द चर्च, यानी इनके समाज में चर्च का जो बोलबाला था। सोशल हायरार्की, सोशल हायरार्की का मतलब इनके यहाँ पर नंबर 1 पर जो क्लर्जी लोगों को, पादरी लोगों को रखा गया था, उसके बाद दूसरे नंबर पर नोबल्स को रखा गया था। ठीक है, नोबल्स का मतलब जो समाज में अमीर लोग थे। तो एक हायरार्की चलती थी कि इनके बाद ये, इनके बाद ये, इनका समाज ऐसे डिवाइड था, तो वो चीज़ ये लोग मेंटेन करके रखना चाहते थे। प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, यानी इनका जो पुराना ढर्रा था समाज का वो फिर से मेंटेन होना चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, हालांकि इनमें से कुछ जो रूढ़िवादी हैं उनका मानना था कि क्रांति से पहले का जो दौर था और जिस तरीके से हमारा समाज था, कंप्लीटली उस तरीके से हमारा समाज नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत आधुनिकता की तरफ हमें जाना चाहिए। रेदर दे रियलाइज्ड, तो उनका ये मानना था, उन्होंने ये रियलाइज़ किया फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, यानी नेपोलियन ने अपने टाइम पर जो परिवर्तन लाए, दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। तो इनका मानना था कि जो परिवर्तन, जो सुधार नेपोलियन ने लाया उससे हमारे राजतंत्र को फ़ायदा हुआ। तो आप जानते हैं नेपोलियन ने भी मोनार्की को कंटिन्यू किया था,
तो इनका वही मानना है कि नेपोलियन ने जो सुधार किए उससे राजतंत्र को कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो इनका मानना था कि जो नेपोलियन के रिफॉर्म्स हैं उसको अगर हम कंटिन्यू रखें तो उसके द्वारा क्या होगा, जो राज की जो सत्ता है, जो राजा की जो सत्ता है वो और ज़्यादा प्रभावी और समाज में मजबूत होगी। अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, यानी अगर आर्मी को हम मॉडर्न बनाएं, आधुनिक बनाएं, अपने ब्यूरोक्रेसी को, प्रशासनिक विभाग को थोड़ा सक्षम बनाएं। अ डायनेमिक इकोनॉमी, यानी अगर हम अपने अर्थव्यवस्था को डायनेमिक बनाएं, समय के साथ परिवर्तन करें। और क्या करें, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम, यानी सामंतवादी व्यवस्था को, फ्यूडलिज्म को अगर हम समाज से खत्म कर देते हैं। सर्फडम मतलब भूदास, जो किसान जमीन पर दास के रूप में काम करते थे, इन सारी व्यवस्थाओं को हम अगर समाप्त कर दें। कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप, तो इससे भी हम अपने राजतंत्र को यूरोप के समाज में मजबूत बना सकते हैं। तो कुछ रूढ़वादियों का ऐसा मानना था। आगे देखिए, इन 1815 क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स, यानी यूरोप के जो बड़े बड़े शक्तिशाली देश थे, जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। प्रूसिया मतलब प्रसा, जो आगे चल के आपका जर्मनी बनता है। तो ये जो चार बड़े बड़े देश थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, 1815 में क्या होता है, हु हैड कोलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, तो इन लोगों ने मिल करके नेपोलियन को जब लड़ाई में हराया 1815 में वाटरलू में। मेट एट वियना, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक मीटिंग रखा टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, कि आगे शासन सत्ता यूरोप की कैसे चलाई जाए। तो द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक, तो ये लोग जब वियना में मिलते हैं तो ये लोग जो सभा करते हैं उसको हेड किया जाता है ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक के द्वारा। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा बुक में आप लोग। तो द डेलीगेट्स ड्रीव अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, तो 1815 में क्या होता है, वियना की संधि की जाती है with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleon Wars, यानी जो भी परिवर्तन, जो भी सुधार नेपोलियन के द्वारा लाए गए थे उनको ये लोग क्या करेंगे, अंडू कर देंगे, उसको बदल देंगे। और क्या हुआ आगे, तो फिर इन लोगों ने वियना संधि के तहत क्या किया, द बर्बन डायनेस्टी, यानी बुर्बो वंश का जो शासक वगैरह हुआ करते थे पहले, विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिनको फ्रांस की क्रांति के तहत आप जानते हैं उनको गद्दी से हटा दिया गया था, तो उनको रूढ़वादियों ने क्या किया, वॉज रिस्टोर टू पावर, उनको फिर से शासन सत्ता सौंप दिया। एंड फ्रांस लॉस द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स अंडर नेपोलियन, और वियना की संधि में क्या हुआ, फ्रांस ने नेपोलियन के शासन के अंतर्गत जो जो एरियाज को जीता था, अनेक्स किया था, उसको क्या किया गया, फ्रांस से आज़ाद करवा दिया गया। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, और बहुत सारे राज्यों को क्या किया गया, फ्रांस की सीमा की चारों तरफ बैठा दिया गया ताकि आने वाले समय में सो दैट फ्रांस कुड बी प्रिवेंट एक्सपेंशन इन फ्यूचर, फ्रांस को भविष्य में रोका जा सके, वो अपना क्षेत्र का विस्तार ना कर सके। दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम, तो क्या किया गया, नीदरलैंड जिसमें आपका बेल्जियम मिला हुआ था, वॉज सेट अप इन द नॉर्थ, उसको फ्रांस के नॉर्थ में सेट किया गया, स्थापित किया गया। जेनोवा वॉज एडेड टू पिडमोंट इन द साउथ, साउथ में जेनेवा को पिडमोंट के साथ मिला दिया गया। प्रूसिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, ठीक है, तो प्रूसिया के पश्चिम इलाके पर उसको एक नया एरिया दिया गया, ठीक है। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, तो ऑस्ट्रिया को क्या किया गया कि जो उत्तरी इटली था उसका
नियंत्रण दे दिया गया। उत्तरी इटली का जो नियंत्रण है वो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, तो फ्रांस को कंट्रोल करने के लिए उसकी बाउंड्री पर इन सारे कंट्रीज को सेटअप कर दिया गया। एक चीज जो नेपोलियन के द्वारा किया गया था उसको रूढ़िवादियों ने बनाए रखा, वो था द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, यानी 39 राज्यों का जो एक संघ बना था, जर्मन संघ बना था जो नेपोलियन ने बनाया था, उसको इन लोगों ने कंटिन्यू रखा। ठीक है, वॉज लेफ्ट अनटच का मतलब उसको नहीं बिगाड़ा गया, वो जारी रहा। इन द ईस्ट, पूरब में क्या हुआ, रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रसिया के साथ पोलैंड को मिला करके एक एरिया बनाया गया और उसको पूरब में स्थापित किया गया फ्रांस के। वाइल प्रूसिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी, तो सैक्सनी को प्रसा के साथ मिला दिया गया। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, तो जो राजतंत्र को मतलब हानि हुई थी, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हुआ था, जो ओवरथ्रोन कर दिया गया था नेपोलियन के द्वारा, उस चीज़ को इन लोगों ने क्या किया, फिर से वापस से सत्ता में लाना चाहा। रिस्टोर करने का मतलब यही है। एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और रूढ़िवादियों ने क्या किया, अपने तरीके से एक नए रूढ़िवादिता को, कंजर्वेटिव ऑर्डर को यूरोप में स्थापित करना चाहा। कंजर्वेटिव regimes set up in 1815 were autocratic। ठीक है, तो जो रूढ़िवादी रिजीम शासन 1815 में स्थापित किया गया वो कैसा था, ऑटोक्रेटिक था, यानी निरंकुश था। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, इनको पसंद नहीं था कि कोई इनकी आलोचना करे या इनसे मतभेद रखे। एंड sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic governments, और इन लोगों ने हर वो कदम उठाए जिसके द्वारा उनको दबाया जा सके जो इनके खिलाफ आवाज उठाते थे, प्रश्न करते थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल, तो इन लोगों ने क्या किया, सेंसरशिप कानून को ला दिया, यानी न्यूज़ में, अखबार में क्या आएगा उसको पहले इनसे आप अनुमोदन करवाओ, फिर वो जा कर के आएगा जनता के सामने, इसको बोलते हैं सेंसरशिप। तो इन लोगों ने सेंसरशिप कानून ला दिया। ठीक है, बुक्स, प्ले, सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो यानी इन सारी चीज़ों को इन लोगों ने दबा दिया सेंसरशिप लॉ के द्वारा कि ये सब जनता के सामने नहीं आना चाहिए। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जो उदारवादी हैं उनके दिमाग में फ्रांस की क्रांति से संबंधित जो घटनाएं घटी वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बनी हुई थी। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, तो उदारवादियों के द्वारा एक जो मुद्दा जम करके उठाया गया वो था फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए समाज में। इस मुद्दे को जम करके उदारवादियों के द्वारा उठाया गया। तो यहाँ तक हमने रूढ़िवादियों के बारे में पढ़ा। अब आगे आपको बताया गया है मैज़नी के बारे में, ठीक है, जो एक क्रांतिकारी होता है। तो किताब आप लोग अपने साथ रखे रहेंगे और लाइन बाय लाइन हम आपको समझा रहे हैं, आप लोग अपने बुक में देखते रहिएगा। क्रांतिकारी, ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815, यानी 1815 के समय क्या होता है, द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रो मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, जैसा कि अभी आपने देखा 1815 के बाद रूढ़िवादियों का शासन आ गया था, तो उनके भय से कहीं ना कहीं जो उदारवादी हैं वो अपने कैंपेन वगैरह को, अभियान वगैरह को थोड़ा सा अंडरग्राउंड कर दिए थे, यानी छिपे तरीके से चलाते थे उसको। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरी, गुप्त तरीके से क्रांतिकारियों ने क्या किया, उदारवादियों ने क्या किया, गुप्त तरीके से ऐसे राजनीतिक फोरम बनाए जहां से लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था रूढ़िवादियों के खिलाफ, एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, और उस राजनीतिक फोरम के द्वारा राष्ट्रवादी भावनाओं को लोगों को बताया जाता था, उसको आगे बढ़ाया जाता था, लेकिन ये सब सीक्रेट तरीके से हो रहा था रूढ़िवादियों के डर से। टू बी रिवोल्यूशनरी, यानी क्रांतिकारी होना उस टाइम पर उसका क्या मतलब था,
टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ड अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म। ठीक है, तो क्रांतिकारी होने का मतलब उस टाइम पर क्या होता था? रूढ़िवादियों का विरोध करने वाला। तो मोनार्कियल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस, हमने देखा अभी 1815 में वियना कांग्रेस हुआ जिसकी अध्यक्षता ड्यूक मेटरनिक ने किया। तो क्रांतिकारी होने का मतलब इन लोगों का विरोध करना। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाला क्रांतिकारी कहलाया। Most of these revolutionary also saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle for freedom. तो ज़्यादातर जो क्रांतिकारी हुए उन्होंने माना कि जो राष्ट्र राज्य का निर्माण है वो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का अहम पार्ट है। यानी हमें एक राष्ट्र राज्य चाहिए, नेशन स्टेट चाहिए। यानी जो फ्रेगमेंटेड एरियाज हैं उनको कंसोलिडेट करो, राष्ट्र नेशन बनाओ। तो उन्हीं में से एक क्रांतिकारी होते हैं गूसेप मेज़नी। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गूसेप मेज़नी। तो इटली का एक क्रांतिकारी होता है जिसका नाम है गूसेप मेज़नी। बॉर्न इन जेनोवा इन 1805, 1805 में जेनोवा में इनका जन्म होता है। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी, इसको हाईलाइट करिएगा आप लोग। ठीक है, तो एक सीक्रेट सोसाइटी होती है जिसका नाम होता है कार्बोनारी और गूसेप मेज़नी उसका मेंबर बनता है। एज अ यंग मैन ऑफ 24, यानी 24 वर्ष इसकी उम्र होती है, ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831, 1831 में इसको निर्वासित कर दिया जाता है देश से फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिगुरिया, क्योंकि ये क्या करता है, लिगुरिया नामक एरिया में ये क्षेत्र में क्रांति कर देता है। He subsequently founded 2 more underground societies. ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग अपने बुक में। मैज़नी जो है गुप्त तरीके से 2 सोसाइटी बनाता है। पहला होता है यंग इटली इन मार्सिले, तो मार्सिले में ये एक संगठन बनाता है जिसका नाम होता है यंग इटली। एंड देन यंग यूरोप इन बर्न, तो बर्ने नामक स्थान पर यंग यूरोप ये बनाता है, एक पॉलिटिकल फोरम है। हुज मेंबर्स वेयर लाइक माइंडेड यंग मेन, यानी जिसके सदस्य क्या होते थे, नवयुवक होते थे जिनका लाइक माइंड होता था, यानी जिनका सोचने समझने का तरीका एक होता था, जिनके उद्देश्य एक होते थे। तो वो नवयुवक कहाँ कहाँ से थे, पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से और जर्मन राज्य से। मैज़नी बिलीव्ड दैट, मैज़नी का ऐसा मानना था, गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, यानी जो व्यक्ति है उसकी जो प्राकृतिक इकाई है वो क्या है, राष्ट्र है। उसको एक राष्ट्र चाहिए, एक देश चाहिए व्यक्ति को, ऐसा ईश्वर का इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स, तो जो हमारा इटली है वो छोटे छोटे हिस्से में बटा नहीं रह सकता, उसको हमें कंसोलिडेट करना है, एक राज्य बनाना है। तो इट हैड टू बी फोर्स इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, तो क्या करना चाहिए इसको, एक सिंगल टेरिटरी में इसको बदलिए जहां पर रिपब्लिक हो, गणतंत्र हो। विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस, ठीक है, यानी इसको एक कंसोलिडेट करना है, एक राष्ट्र बनाना है इटली को। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, यानी ये जो यूनिफिकेशन की भावना है इटली को लेकर के, ये हमारी स्वतंत्रता के लिए एकमात्र बेसिस, आधार हो सकता है। यानी इस बेसिस पर हम इटली को स्वतंत्र कराने के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि हमारे इटली को आप यूनिफाइड कर दो। फॉलोइंग हिज मॉडल, यानी इसके तरीके को फॉलो करते हुए सीक्रेट सोसाइटीज वेयर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, यानी इन देशों में भी क्या होता है, कुछ सीक्रेट सोसाइटी, गुप्त फोरम्स बनाए जाते हैं, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में। मैज़नी रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, यानी मैज़नी ने बड़ी कठोरता के साथ राजतंत्र का विरोध किया। एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, और उसका जो विजन है वो समाज को किस रूप में देखना चाहता था, लोकतांत्रिक समाज को, रिपब्लिक गणतांत्रिक समाज को। फ्राइटन द कंजर्वेटिव,
तो उसके इस विजन से क्या हुआ, जो रूढ़िवादी हैं वो डर गए, उनको बड़ा डर लगा। तो हमें कैसे पता चला? क्योंकि एक बार जो ड्यूक मैटरनिक है, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है, जिसने 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना करवाया था, उसने बोला द मोस्ट डेंजरस इनमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। कौन? मैजनी। तो मैटरनिक ने मैजनी को कहा कि ये जो है हमारा सबसे प्रमुख दुश्मन है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने आज कवर किया रूढ़िवादियों के बारे में और एक क्रांतिकारी के बारे में, जो कि हमारे गॉसिप मैजनी थे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। आगे हम देखेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब्स, और भी स्टूडेंट्स को आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।